हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बेयर्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले चलते हैं, हमने जो प्रीवियस कॉल्स दी हुई थी, जो हमारी कॉल्स इंटेक्ट थी, उनके रिजल्ट्स को रिव्यू कर लेते हैं, वो कैसी रही। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों के पास। सबसे पहले ये OGDC के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि 288 का ब्रेकआउट होगा तो फिर आपका टारगेट जो है 339 तक जाएगा। इसको प्ले करके देखते हैं, एग्जैक्टली उधर ही तक ही गया है और ये बड़े ज़बरदस्त मैसिव रिटर्न्स 15 to 20% के। मैकपेक फिल्म्स यहाँ पे बताया गया था कि 30 के ऊपर बाय कीजिएगा। 41 इसके टारगेट्स हैं, ये ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स को जाके हिट करने वाला है। सो एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से ये भी प्ले हुआ है, मतलब 30 से लेके 40 तक जाना इज समथिंग लाइक आप 30% की गेंस यहाँ पे ले सकते हैं। टॉम सीएल यहाँ पे 52 पे बताया गया था और 58 के इसके इनिशियल टारगेट्स थे, ये भी वहीं जाके हिट करके अभी सस्टेन कर रहा है। इसी तरीके से अलगाजी ट्रैक्टर कुछ अर्सा पहले यहाँ पे बताया गया था 400 पे बाय करें, 450 इसके फर्स्ट टारगेट्स हैं, ये इजीली 10 to 12% की गेंस आप इस पर्टिकुलर इसके ऊपर ले सकते हैं। इसने भी फर्स्ट टारगेट को जाके हिट किया। ट्रीट बोला था कि जब जब नीचे आएगा इसको बाय करें, और इसके इनिशियल लेवल्स आपको 30 और उसके बाद 29 के बताए गए थे कि यहाँ पे बाय करें और यहाँ से ही 35 तक जाएगा। अगेन 80 to 20% की गेंस, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को आके टेस्ट करने के बाद इसने अपने टारगेट्स को हिट किया है। GHNI पहले तो यहाँ पे बताया गया था कि 880 पे यहाँ पे सेल कर दीजिएगा और 772 पे बाय कर लीजिएगा, जिसके ऊपर बड़ी बैशिंग आई थी आप लोगों की तरफ से। पहले तो आप बड़ा पॉजिटिव थे, अब आप बेचने को कह रहे हैं। 10% डिस्काउंट था और ये वहीं से बढ़ता हुआ फिर कहा यह गया था कि दोबारा जाएगा, अपने हाइस को ब्रेक करेगा। 10% आपने सेल करके बचाए और उसके बाद यहाँ से 770 से ये परफॉर्म करता हुआ इस टाइम जो हमारे फर्स्ट टारगेट थे 880 और उसके बाद 925, उसको जाके इसने टेस्ट कर दिया। 10% उधर से बचाए, 20% यहाँ से। एक सिंपल कॉल के ऊपर यहाँ पे आपने 30% बना लिए। साजगार बहुत अरसे से हमने इसको हाईलाइट किया हुआ था नवंबर से कि जब जब नीचे आएगा इसको एक्यूमुलेट करें। ये सजेस्टेड लेवल्स थे बाय 1 और बाय 2 जो 1700 और 1680 के थे, और उसके बाद कहा था ये दोबारा बढ़ेगा 1920 और 2054 के हाइस जाके टेस्ट करेगा। अब आप देखिए यहाँ से ये बाय 1 बाय 2 लेवल को जाके इसने टेस्ट किया। 1650 से 2050 कैलकुलेट कर लें कितनी परसेंटेज बनती है। एटलस होंडा के बारे में कहा गया था कि भाई यहाँ पे बाय करेंगे इसको 1300 के करीब, हमारे जो टारगेट्स हैं 1600 के हैं। और उसके बाद ये आज 1900 पे भी चला गया। अगेन कैलकुलेट कर लें 1300 से 1600 कितनी बड़ी राइड होती। और ये किस किसने आप लोगों को बताया होगा, किसी किताब में, किसी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा हो, आपने देखा हो तो बताएं ज़रूर, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाई नीचे आए, कंसोलिडेट करें, परेशान ना हो। अभी पिछले जो रीसेंट एपिसोड थी उसमें GU के बारे में बताया गया, पाउंड USD यहाँ पे बाय करें, डाइवर्जेंस है 1.34800 को जाके टेस्ट करेगा। 80 पिप्स की राइड है, 80 पिप्स की राइड में देखिएगा यहाँ से परफॉर्म करता हुआ सीधा ऊपर गया। फिर आप आ जाएं गोल्ड के ऊपर, हम हमेशा से बुलिश हैं। ये अभी 4350 पे बताया था और टारगेट्स 4536 के थे। ये कह रहा था सिंगल टॉप नहीं होता। अगेन $200 किसी गोल्ड के ट्रेडर से पूछें इसकी क्या वैल्यू है। फिर इसी तरीके से क्रिप्टो ट्रेडर्स भाई आ जाएं सामने। यहाँ पे POL USDT के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे बाय कीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारे टारगेट्स हैं ये 0.197 के, ये ऑलमोस्ट 35-40% की राइड बनती है। और अगर क्रिप्टो ट्रेडर को 35-40% की राइड मिल जाए, वो आपको समझ आती होगी वो क्या कर सकता है। यहाँ से एग्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ ऊपर गया। रेंडर USDT अगेन ये यहाँ पे बताया गया था 2.2 के ऊपर 2.5, अगेन 12.5% की राइड थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म करता गया। इस टाइम जो आज हम अपनी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारी 59th एपिसोड है। हम कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं। एपिसोड 1 से लेके अभी तक PSX की 223 कॉल्स दी गई हैं, 202 कॉल्स जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। इस टाइम जो विन रेट चल रहा है वो 86% का है। इसी तरह फॉरेक्स और कमोडिटी के ऊपर, अगर फॉरेक्स और इंडाइसिस के ऊपर आते हैं 78% विन रेट है इसका। क्रिप्टो के ऊपर आते हैं 89% विन रेट है। सिर्फ गोल्ड की अगर बात करें सिग्नल्स के ऊपर तो 91% के ये सिग्नल्स हैं। और ये कंसिस्टेंटली हम कब विद रीजंस, विद लॉजिक, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स, सो ये मैसिव परफॉर्मेंस रही हम लोगों की। ओवरऑल जितनी भी मार्केट्स हैं सबके ऊपर 59 एपिसोड्स हो चुके हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमें जो यूट्यूब यहाँ पे कर रहा है वो माशाल्लाह से $22, $29 एंड $28। और उसके ऊपर जो आप लोगों के कमेंट आते हैं वो सोने पे सुहागा, वो हमारा खून जला के रख देते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर
उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें फॉलो करते हुए 1-1 मिलियन रुपीस बनाया हुआ है और वो कमेंट में आके लिख रहे होते हैं, हंग्री हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, लालची हैं, तो थोड़ी-सी आप लोग भी भाई शर्म कर लें। अगर आप लोगों ने हमारी कॉल्स के ऊपर या इनको देख के, हमें देख के कुछ सीख लिया है, कुछ समझ लिया है, तो 1 मिलियन अगर आपने बना भी लिए हैं प्रॉफ़िट्स, तो भाई मेरी आपको फिर नेगेटिव कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको 1 मिलियन रुपीज़ इतने बुरे लग रहे हैं। और अगर वो जो सरमाया की जो कॉस्ट है, यानी कि जो ज़र का प्लेटफ़ॉर्म है, वो सिर्फ़ आपसे ₹4000 माँग रहा है और किसी ने बंदूक नहीं रखी हुई आपके ऊपर कि भाई वो ₹4000 तुम हफ़्ता दोगे या भत्ता दोगे तो हम जाके आपको ये सिग्नल्स या कॉल्स देंगे। हम लोग ये यूट्यूब के ऊपर जो काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम इस अवाम को फ़ाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सबक दें और जिनके पास पैसे नहीं है, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो इन यूट्यूब के ऊपर आके हमसे सीखें। ये बहुत ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म आप सबको दिया गया है, ठीक है? जिनसे आप सीख रहे होते हैं, उनसे बदतमीज़ी नहीं किया करें। अब मुझे एक बात ये बताएँ कि ये जो $29, $22, $30 है, ये जहाँ अमार दुबई में रह रहा है, जहाँ सलमान ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, इनका तो मैकडॉनल्ड्स की एक डील भी नहीं आती होगी, ठीक है? सो आप लोग अगर ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के अच्छे कमेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे, बाय द वे जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए हैं, वो बाद में ही आके करते हैं, उस टाइम एप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा होता रियल टाइम के ऊपर, जब कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है, उस पे भी कोई नहीं बात कर रहा होता, जब हम एपिसोड नहीं रिकॉर्ड करते, फिर मिन्नतें-तरले करने आ जाते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत हम्बली बोल रहा हूँ, इसको आप लोग नेगेटिव उसमें नहीं लीजिएगा। यहाँ पे इस बात को ये समझने की ज़रूरत है कि सरमाया के जो तकरीबन एम्प्लॉइज़ हैं, वो 47 के करीब हैं, 3 एम्प्लॉइज़ तो सिर्फ़ एडिटर्स, आपके कैमरामैन, ये लोग हैं। अब आप मुझे ये बताएँ कि अगर हम ये यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर $28 के ऊपर इन्हसार करें और उनकी सैलरीज़ इसमें से दें, तो क्या आप काम करना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं करना पसंद करेगा। अब ये जो सोशल जो हमारी ऐप की जो चार्जेज़ हैं ₹4000 इसके ऊपर हम इतनी कोई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने देखी नहीं है और ना ना मेरे ख़्याल में कोई बना सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं, जो रीज़न है, जो प्रोफ़ेशनल टीम बैठी हुई है, वो इस लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में 47 बंदों की टीम के साथ एप्लीकेशंस के ऊपर, डेटा के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। सही है? अगर आप चाहते हैं कि हम लोग और बेहतर काम करें और इस तरीके से करें, तो जिन लोगों ने पैसे बनाए, वो जाके ₹4000 की सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं ले लेते? और उसके ऊपर अभी आप लोगों को इसकी वैल्यू समझ आना शुरू होगी, जब हम इसकी इन प्लेटफ़ॉर्म्स को उठा के जब बाहर इंटरनेशनली लेकर जाएँगे, जब हम यूएस डॉलर में गोरों के लिए चार्ज करेंगे, फिर आप लोग बड़े प्राउडली आके कहेंगे कि भई ये पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स से ही देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सो अगर आप लोगों को सपोर्ट करना नहीं आता, तो एटलीस्ट जाके ये नेगेटिव कमेंट्स ना करें, बिल्कुल फिर दिल नहीं करता हमारा भी काम करने का, सही है? और हम लोग जितनी मेहनत से यहाँ पे पहुँचे हैं और जितनी लगन से हम लोगों ने पीछे काम किया है, एटलीस्ट उसको एप्रिशिएट करें। और अब मेरे ख़्याल में बात बढ़ गई है, एप्रिसिएशन यहाँ तक नहीं होती कि आपने आके कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा काम है, नेगेटिव उससे निकलें और पॉजिटिव उस पे रहें। हमें पता है हम नेगेटिव उससे निकल गए, पॉजिटिव उस पे रह गए हैं। अब बात बढ़ गई है कि अब आप लोग प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे बोल दूँ, जिन लोगों से नहीं होती सब्सक्रिप्शंस, जो जो लोग छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो ये यूट्यूब को फॉलो करते हुए कभी न कभी कुछ न कुछ तो पैसे बनाए होंगे ना, या नहीं बनाए तो फिर और बात है। और अगर नहीं आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते, अगेन इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। हम इसी तरह अपना एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन लिहाज़ा प्लीज़ इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें। हम लोगों को सख्त ज़रूरत है एज़ अ नेशन पाकिस्तान को कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स ऊपर आएँ और आगे बढ़ें। आप अगर कंपैरिज़न करते हैं इंडिया से, यूएस तो ख़ैर बहुत दूर की बात है। आप अपने रीजन में कंपैरिज़न करते हैं, हम लोग क्यों पीछे रह गए हैं, सिर्फ़ इसी वजह से, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो सबसे पहले आके उसकी टाँग खींचें। एप्रिसिएशन वाला यहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं है और अब मेरे ख़्याल में जो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है वो इसी तरह से होनी चाहिए कि पता चले कि आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब की शक्ल में नज़र आना चाहिए। अब हमें नहीं चाहिए कोई पॉज़िटिव कमेंट, नेगेटिव तो हम बॉदर ही नहीं करते। सो ये था ओवरऑल, ये सारे मैंने रिज़ल्ट्स दिखाए, रिकॉर्ड्स दिखाए। अभी थोड़ी देर में मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, ये जो हम टाइम आप लोगों के साथ दे रहे होते हैं ना, ये 1.5 घंटे का शो रिकॉर्ड हो रहा है और उससे पहले 2-3 घंटे की और एफ़र्ट है, बाद में 2-3 घंटे और लग रहे होते हैं। अमार साहब अपना अलग टाइम निकाल के आ रहे होते हैं, सलमान साहब अलग अपना टाइम निकाल के हो रहे थे। आज हम जल्दी रिकॉर्ड करें क्योंकि मेरी 1 घंटे में शो के बाद फ़्लाइट है, सही है? सो हम लोग इतना बिज़ी स्केड्यूल में से इतना टाइम और सैक्रिफ़ाइस करके आप लोगों के साथ बैठ रहे होते हैं काम के, कुछ बना लें आप लोग पैसे, कुछ सबक ले लें, कुछ सीख लें, ठीक है? हम लोगों ने जितनी स्ट्रगल की है आप उससे बाहर निकलें, आप लोगों को सब कुछ प्लेट में एक आसान तरीके से सर्व किया जाता है। सो एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़रूर करें उसके ऊपर, ठीक है? जो भी आपको
नज़र आ रहा होता है। एनीवेज़ प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था आप सबकी तरफ से, और जो लोग ये कहते हैं कि नेगेटिविटी को वो करें, इग्नोर करें, जी बिल्कुल करेंगे। जो लोग हमें सबक दे रहे हैं अगर उनको भी इस तरह के मैसेज आएँ, वो भी कहीं न कहीं जाके डिसअपॉइंट ज़रूर होते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी अमार, कैसे हैं आप और आपकी तरफ क्या चल रहा है, और कोई अनाउंसमेंट है आपके पास? जी, मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। एक छोटी-सी अनाउंसमेंट है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने 2026 की टॉप पिक्स के ऊपर पूरा एक वेबिनार किया था। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने अनाउंसमेंट करके कहा था कि आप लोग जो है इसके लिए रजिस्टर करके यहाँ पे आप लोग जॉइन कर सकते हैं। जितने लोगों ने उसकी रजिस्ट्रेशन की थी उसमें से तकरीबन 20% जो लोग थे उन्होंने उसको जॉइन किया था। हमने बैकएंड पे अगेन जिस तरह से फराज भी बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको फिर वैल्यू नहीं करते और काफी ज्यादा कम लोगों ने फिर उसको ज्वाइन किया। हमने जूम के लाइसेंस वगैरह भी लिए हुए थे। अब जो है नेक्स्ट वीक के अंदर मैं यूएई मार्केट के ऊपर एनालिसिस करने जा रहा हूं और ये अब क्लोज वेबिनार होगा। इसको हम यूट्यूब के ऊपर नहीं डालेंगे और इसकी एक छोटी सी एक हमने फीस रखी है $9 की। और ये खासतौर पर इसलिए रखी है कि ताकि जो लोग प्रॉपर जिन्होंने इसको वैल्यू करना है, जो इसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो एक छोटी सी फीस देके यू कैन कम ज्वाइन दिस वेबिनार। और मैं यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूं कि अभी रिसेंटली मैंने दो जो सेशन किए हैं, यूएस सेशन और जो पाकिस्तान सेशन के ऊपर मैंने आप लोगों को स्टॉक पिक्स बताए थे, ये मैं पिछले 4 साल से करता आ रहा हूं। और मैं अलमनाई जो हमारे स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड के ऊपर है, हम हर महीने एक मार्केट को, एक महीना यूएस मार्केट को, अगले महीने यूई मार्केट को, मिडिल ईस्ट की तो मार्केट होती है, और जो थर्ड है आपका पाकिस्तान मार्केट, हर 3 महीने में हम एक एक सेशन जो है ये लाजमी करते हैं। और इसका फायदा अगेन हमारे स्टूडेंट्स भी उठा रहे होते हैं। और ये मैं आपको रिजल्ट्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ बिफोर गोइंग इनटू द फंडामेंटल्स, ताकि आप लोग थोड़ा सी इसकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे कर सकें। सरमाया फाइनेंशियल्स में अभी आप जब यूट्यूब पे जाओगे तो लाइव जो सेक्शन है वहां पे अभी भी ये रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है यूएस एंड ग्लोबल मार्केट एनालिसिस के ऊपर। मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली कहा था कि मुझे लगता है क्रिसमस रैली आएगी, जो कि वैसे उस तरह से रैली नहीं आई है, लेकिन जो स्टॉक्स मैंने इस वाले सेशन में आप लोगों को बताए थे, ये वहां पे जाके आप लोग देख लें। तकरीबन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने 1.5% परफॉर्म किया है पूरे पीरियड के अंदर। 3% आप कह लें। 14 नवंबर को मैंने सेशन किया था, 31 अक्टूबर को मैंने बताया था बुल्स एंड बियर्स में कि आपकी रैली आ सकती है। मैंने ये दोनों पिक्स किए हैं, दोनों टाइम पीरियड से अगर आपको बताया। टोटल जितने पोर्टफोलियो में मैंने स्टॉक्स बताए थे 7% उन्होंने परफॉर्म किया है, यहाँ पे 5.5%, यानी कि मैं जो स्टॉक मार्केट है उससे डबल परफॉर्म कर रहा हूं। और जो सेलेक्टेड स्टॉक्स बताए थे कि मुझे लग रहा है कि ये वाले स्टॉक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उन्होंने 13% यहाँ पे परफॉर्म किया है। कहां पे मार्केट 1.5% है, कहां पे ये सिलेक्टेड स्टॉक्स जो आपके 13% है। अच्छा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मैंने अलग बताया था और नैस्डैक का मैंने आप लोगों को अलग बताया था। नैस्डैक ने तकरीबन उसी दौरान में, आप देखें पूरी दुनिया में एआई बबल है, दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तो मार्केट ने तकरीबन -1% और हार्डली 2% 14 नवंबर से परफॉर्म किया है। सेलेक्टेड स्टॉक्स ने 23% परफॉर्म किया है इन 2 मंथ्स, ठीक है। जहां पे यूएस की मार्केट का एनुअल जो आपका रिटर्न है वो तकरीबन 8% बनता है। ये वाला जो पोर्टफोलियो जो मैंने आपको बताया था, इसने तकरीबन 23% परफॉर्म किया। अब मैं ये नहीं कहता कि हर 2 महीने बाद आपको यही रिटर्न मिलता रहेगा। मैंने हमेशा से ये कहा है कि मुझे जो लगता है फंडामेंटली स्टॉक्स जो अच्छे हैं, जो मुझे लगता है कि जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को कोर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, वही मैं अप्लाई करके यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। तो मुझे लगता यह है कि आगे परफॉर्मेंस होगी और वाकई में इस तरह से हो जाती है, ठीक है। अब अगेन मैं यूई मार्केट के ऊपर जो एनालिसिस करूंगा वो आप लोग, इफ यू वांट टू बी बिकम द पार्ट ऑफ इट, ठीक है, तो एक छोटी सी फीस आप लोगों की होगी जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अच्छा, अलमनाई जो है सरमाया के, उनके लिए दैट इज फ्री। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी हैं उनको हम बाद में डिस्कॉर्ड के ऊपर कम्युनिकेट कर देंगे कि आप लोगों ने कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। जो लोग हमारे कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, जो अलमनाई नहीं है, तो ये फिर आप यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट सेशन। और अब हम चलते हैं टूवर्ड्स जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो लास्ट वीक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ठीक है। इसको आप अगेन पॉज करके भी देख सकते हैं। इस वीक के जो काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स है, क्योंकि पिछले वीक हमने बुल्स एंड बियर्स नहीं किया था, तो जल्दी जल्दी करते हैं। दिसंबर की रेमिटेंसेस जो है वो हमारी ऑल टाइम हाई जो है तकरीबन $3.6 बिलियन पे पहुंच गई है, व्हिच इज अ गुड सिनेरियो गोइंग फॉरवर्ड। हमें लगता है कि सिनेरियो हमारा काफी हद तक बेहतर रहेगा। अच्छा, सेकंड चलते हैं। पाकिस्तान आइज डिफेंस पैक्ट विद बांग्लादेश, JF-17 जेट सेल्स, पाकिस्तान नियर्स 1.5 बिलियन आर्म्स एंड जेट सप्लाई डील विद सूडान।
तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया था कुछ अर्सा पहले, सबको पता है, और उसके बाद मार्केट भी काफी हद तक गिरी थी, बाकी एकदम से रिस्पॉन्ड भी अच्छा आया था। तो ये एक बड़ा अच्छा सिनेरियो हुआ है कि पाकिस्तान के JF-17 के जो जेट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड आ गई है, और पाकिस्तान जब ये आगे डील भी करेगा तो पूरी इकोनॉमी के लिए भी दिस अ गुड साइन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसका भी जो पैसा आएगा वो इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो आर्मी का जहां पे हम बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि पॉलिटिकल इनका अमल दखल नहीं होना चाहिए, तो दूसरे एंड से काफी हद तक ये लोग अपना काम अच्छा भी कर रहे हैं। ठीक है, ऑयल प्राइसेस राइज ऑन फियर्स ऑफ ईरान रिलेटेड सप्लाई डिसरप्शन। वैसे तो आपने देखा रिसेंटली ईरान वाला जो मामला था वो भी ठंडे हो गए हैं, और जो आपका ग्रीनलैंड के ऊपर पिछले वीक के अंदर काफी ज्यादा ट्रंप ने बातें की थी कि जो ग्रीनलैंड के हक में काम करेगा, हमने इसको टेक ओवर करना है। आप कह लो कि बेसिकली ट्रंप जो है वो चाह रहा है कि ग्रीनलैंड के जो रेयर मिनरल्स हैं उसको थोड़ा सा ये लोग अपने अंडर ले आए, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे भी ऑयल के कुछ रिकग्नाइज कुछ है, ऑयल का सप्लाई मौजूद है, जिसको भी अगेन अमेरिका जो है उसको डील करना चाहता है, लेना चाहता है। और जो यूरोपियन कंट्रीज इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोकस कर रहे थे कि हमने ये नहीं होने देना, तो ट्रंप ने कहा कि 10% आप लोगों के ऊपर टैरिफ हम लगाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीक जो है, यानी कि पिछले वीक की बात मैं कर रहा हूँ, फिर डेवोस में गया ट्रंप, और उसने बाद में ये ट्वीट की कि अब जो है मैं ये थ्रेट जो है, टैरिफ जो है मैं नहीं लगाऊंगा, और उसके बेस के ऊपर मार्केट ने रिकवर भी किया और ऑयल थोड़ा सा नीचे भी आया था। ऑटोमोबाइल सेल्स सर्ज 46%, सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड का रिकवरी। ऑलरेडी हमने बता दिया कि ऑटोमोबाइल सेल्स जो है वो काफी अच्छी जा रही है। एक्सपोर्ट्स फॉल 20% डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इनफ्लोस। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है वो काफी हद तक हमारी नीचे भी जा रही है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इनफ्लोस। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ अर्से से आपको बार बार कह रहा हूं कि टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो बार बार कह रही है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो काफी हद तक कम हो रही है, तो डॉलर पीकेआर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, पीएम प्रपोजेस यूनिफॉर्म गैस टैरिफ्स फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर। ये आप ऑलरेडी हमने बात की है कि मारी के कुछ फील्ड से हमें जो है वो गैस प्रोवाइड होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जो है काफी हद तक जो है इसमें बेहतरी आ रही है। टैरिफ जो है अगेन वो यूनिफॉर्म टैरिफ सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, करंट अकाउंट टर्न्स डेफिसिट अगेन इन दिसंबर। तो ये ऑलरेडी कुछ अर्से से हम बात कर रहे हैं कि आपका जो इंपोर्ट है बिल वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। इसी वजह से जो है सेंट्रल बैंक इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रही थी, कम नहीं कर रही थी, यानी कि उसने मेंटेन करके रखा हुआ था। अब गोइंग फॉरवर्ड वैसे लग तो रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बट दिस वाज द मेन रीजन कि इंपोर्ट आपकी ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को आपने मेंटेन रखा। मोटर बाइक एंड थ्री व्हीलर सेल्स जंप 32%। तो दिस इज अ गुड सिनेरियो कि आपकी बाइक्स भी बिक रही हैं, गाड़ियां भी बिक रही हैं। कॉटन राइवल्स फ्लैट ईयर ऑन ईयर, रिमेन शॉर्ट ऑफ टारगेट। तो ये आप देख सकते हो कि कॉटन जो है हमारी फ्लैट रही है ईयर ऑन ईयर, और अभी जो है वो टारगेट से हमारी थोड़ी सी कम सिनेरियो है। ठीक है, ओगरा कट्स RLNG प्राइसेस अप बाय 5.26%। तो विच इज अ गुड थिंग कि RLNG जो है उसकी प्राइस आपकी जो है वो कट हो रही है, और इससे भी थोड़ा सी हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगी। जुलाई टू नवंबर LSM जो है आउटपुट ग्रोथ 6.6% ईयर ऑन ईयर, विच इज अ गुड साइन कि लास्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कहलाता है, ये भी हमारा थोड़ा सा अच्छा जा रहा है। IT एक्सपोर्ट्स हिट रिकॉर्ड $437 बिलियन इन दिसंबर, which is a good sign। फिर उसके बाद आते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डिक्लाइन टू 103.7 इन दिसंबर। सो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका जो है वो हमारा पाकिस्तानी रुपये कितने रेट पे है, अच्छे रेट पे है या नहीं, इसका जो इंडेक्स होता है दिस इज कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो जो है हमारा डिक्लाइन हुआ है, यानी कि ये एक बेहतरी बता रहा है कि हमारी पाकिस्तानी रुपये जो है एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, नॉर्थ पाकिस्तान सीमेंट प्राइसेस सर्ज शार्पली। तो दिस इज अ गुड साइन, ये जो आपके नॉर्थ के अंदर अब थोड़ी सी डिमांड भी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से अब थोड़ी सी प्राइसेस भी कंपनीज ने बढ़ाई हैं। अगेन कंपनी के जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, उसमें बेहतरी आएगी इसकी वजह से। ठीक है, टी बिल्स जो है फॉल बैक टू सिंगल डिजिट्स, रेट कट एक्सपेक्टेशन राइज। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपके जो टी बिल्स के जो यील्ड है वो काफी हद तक नीचे आई है, सिंगल डिजिट पे आई है। इसका मतलब ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट जो कट है वो आगे एक्सपेक्टेशन उसकी ज्यादा है। ठीक है, अब कंपनीज के ऊपर आ जाते हैं। गंदारा टायर टू टेम्परेरी सस्पेंड प्लांट ऑपरेशंस ड्यू टू गैस सप्लाई इश्यूज। सो सर्दियों में कभी कभार गैस सप्लाई इश्यूज आ जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट जो है गैस की सप्लाई बंद कर देती है, तो इस गंदारा टायर का जो एक प्लांट है उसके ऑपरेशंस को थोड़ा देर बंद किया जाएगा, ताकि गैस के सप्लाई के जो इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा इनको हल्का सा हिट होगी। ठीक है, गवर्नमेंट सेज न्यू बैंक नोट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये SCCP अगर आप देखें तो ये जो आपका कंपनी है वो अभी भी अपर कैप इसके लग रहे हैं। सो सिक्योरिटी पेपर्स के नाम से जो कंपनी है उसमें अपर कैप इसी वजह से लग रहे हैं कि नए नोट्स बनेंगे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अक्सर जो बैंक्स है वो जो गवर्नमेंट है सॉरी वो आपकी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। ठीक है,
National Bank funds exceed rupees 106 billion in market investment, which is a good sign. यह ऑलरेडी हम बात करते आ रहे हैं कि जो बैंक्स जिनके डिपॉजिट ज्यादा है, जो इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर कर रही हैं इन बॉन्ड्स के अंदर या फिक्स इनकम वगैरह की साइड पे, सो वो जितने ज्यादा बेहतर भी अगर अच्छे टाइम पे लॉक किया हुआ है, सो उससे बैंक्स को काफी हद तक फायदा होता है, ठीक है। सो नेशनल बैंक के कुछ अर्सा पहले डिपॉजिट अच्छे ग्रो किए थे, लास्ट क्वार्टर में इतने ग्रोथ नहीं किए थे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वार्टर जब आएगा तो फिर पता लगता है कि कितने इन्होंने डिपॉजिट को प्लान पे ग्रो किया। BYD to launch 2 new EVs in Pakistan this month। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम पूरी हलचल मची हुई है। जाइको ने अपने 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं, जिसकी वजह से निशात पावर जो है उसका शेयर आप देखें बड़ी तेजी से ऊपर गया। फिर उसके बाद सासगर ने जो है अपनी टैंक 500 की लॉन्च कर दी है और बहुत अच्छे प्राइस पे किया, जिसकी वजह से उसका भी शेयर आप देख रहे हैं कि काफी हद तक ऊपर जा रहा है। तो ये 2-3 सिनेरियो काफी हद तक अच्छे हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में काफी हद तक बेहतरी आ रही है। कंपटीशन जो है नजर आ रहा है कि जबरदस्त हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं जैज एग्जीक्यूट्स रुपीज 75 बिलियन इंटरेस्ट रेट स्वैप विद यूबीएल। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि ये इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है ये कंपनीज कभी कभार इख्तियार करती हैं, ताकि जो उनकी पॉलिसी होती है उसमें जो इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे जाना होता है, उससे जो उनकी कंपनी को ऊपर जो हिट आ रहा होता है वो थोड़ा सा बच जाता है, और वो आप क्या करते हो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी जो प्लानिंग्स होती हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सो दिस इज अ गुड सिनेरियो फॉर जैज, और इससे दोनों कंपनीज को, यूबीएल को भी और जैज को भी थोड़ी सी बेहतरी मिलेगी। ट्रीट प्लान्स लोकल लिथियम आयन बैटरी असेंबली अमिड सोलर डिमांड। तो आप देख रहे हैं कि सोलर की डिमांड वैसे भी काफी हद तक है। अभी रिसेंटली तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिए कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए, बट जो वैसे लिथियम आयन बैटरी जो है काफी तक डिमांड में भी रहती है, तो उससे भी काफी हद तक बेहतरी आएगी। एंड सासगर ऑलरेडी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टैंक 500 की जो लॉन्च है वो इन्होंने कर दिया, जिससे काफी हद तक इनको भी बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान जरिया साइंस 2 मिलियन एग्री एमओयू विद चाइनीज फर्म। तो जरिया जो है वो आप देख रहे हैं स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे इन्वेस्टर जीनी मॉडल में लास्ट टाइम था भी, और इसी वजह से मैं आपको बताता होता हूँ कि जो कंपनी मेरे पास खासतौर पर इन्वेस्टर जीनी मॉडल के अंदर आ रही होती है, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिकली इसको शो किया था, और आप उसके रिजल्ट्स अभी तक देख लें काफी हद तक बेहतर आ रहे हैं। टॉप 2026 में इसलिए नहीं मैंने आपको बताया था कि जो कंपनीज के साइज छोटे हैं मैंने उनको ओमिट किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है ज्यादा होती है, तो लिहाजा उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको स्किप किया था। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, गोइंग बैक टू फराज, जो केएसएन इंडेक्स का थोड़ा सा उसका भी आउटलुक के बारे में बता दें। जी बिल्कुल, हमारा 100 इंडेक्स का आउटलुक देख लेते हैं, और सबसे पहले हम हमारे जो बुलिश इंडिकेशन के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टिल वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, हायर एज एंड हायर लोज आपके इंटैक्ट हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपकी जो मार्केट है वो ट्रेंड ही कर रही है अभी तक, अनलेस एंटिल जब तक ये आपका हायर लो ब्रेक ना हो जाए। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की सपोर्ट, ये मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया था अपने लास्ट एपिसोड में कि करेक्शंस आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 को देखते रहें, यहाँ से एग्जैक्टली ये बाउंस करेगा। सो ये बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट था, और मेरा नहीं ख्याल ये किसी ने भी हाईलाइट किया होगा या मेंशन किया होगा। सो एक अच्छा एनालिस्ट की यही पहचान है कि उसको पता चल जाए कि कौन सा इंडिकेटर इस टाइम इन प्ले होगा। और बाय द वे रियल टाइम सैयद फराज इक्विटीज़ के प्रीमियम ग्रुप के ऊपर ये कॉल दे दी गई थी विद नंबर ऑफ शेयर्स के कौन कौन से यहाँ पे बाय करने हैं, और वो सारे आउट परफॉर्म कर गए थे। और उधर मेरा वॉइस नोट था कि अब मार्केट यहाँ से नया हाई लगाएगी, ठीक है, और उसके बाद हम मार्केट के नए हाइज देखे हमने। सो एग्जैक्टली उसी तरह से ये वो प्ले करके गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की सपोर्ट जो है, इसको आप एज अ बेंचमार्क या बैरोमीटर कंसीडर करेंगे अपना स्टॉप लॉस लेवल के लिए। सो जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है, सो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है। जो ये बढ़ता जाएगा, इससे नीचे कहीं किसी दिन क्लोजिंग आ जाए, फिर मार्केट से आप लोग अगर एग्जिट करना चाहते हैं, जिनको डर लग रहा है वो कर सकते हैं। जनवरी बुलिश मंथ है, हमने देखा एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। फिर ये वीकली क्लिंगर की जो क्रॉस ओवर के ऊपर मैंने कॉल दी थी, जो हम यहाँ से परफॉर्म करना शुरू हुआ था, सो एक बड़ा आउटस्टैंडिंग पॉइंट था, और अभी तक ये बुलिश है। जैसे ही क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होगा, सो बेयरिश साइड पर आ जाएगा।
फिर RSI डाइवर्जेंस अब दो जगह पे भी नज़र आ रही है, वीकली पे भी, डेली पे। ये अच्छा साइन नहीं है। एंड देन वॉल्यूम के ऊपर भी डाइवर्जेंस नज़र आना शुरू हो गई है। तो हमारे पास अब बुल्स का वेट ज़्यादा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। यहाँ पे हमारे पास ये डाइवर्जेंस RSI के ऊपर भी है, वॉल्यूम्स के ऊपर भी है। और मेरे ख्याल में मंडे को अगर आपका रेट कट आता है, जो भी अनाउंसमेंट आती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो ऑलरेडी प्राइस इन है, अगर नहीं होता तो फिर तो और मार्केट नीचे आ सकती है। सो एहतियात से काम करें। ये वाला स्टॉप लॉस लेवल बहुत टाइट है, इसको फॉलो करें। अगर इससे नीचे आता है तो फिर इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है। और इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स का मतलब है कि जो आपके फर्स्ट ईयर स्टॉक्स हैं, जो इंडेक्स को रन कर रहे होते हैं या उनका हैवी वेट होता है उस पर, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रेशर आ सकता है। बाय द वे, जब इंडेक्स के हाइज लग जाते हैं या अपने हाइज को डिफाइन कर रहा होता है, वो तो सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स जो हैं वो बाद में परफॉर्म करना शुरू करती हैं। सो सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स में स्टिल जब तक उनके रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते उसमें काम होता रहेगा, उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। सो ट्रिकी हो सकती है आगे आगे मार्केट आपकी, ठीक है, सब कुछ एक साथ नहीं बढ़ेगा। तो सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना यहाँ से शुरू हो जाएंगे। जी अमार। चलें, इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर रेशियो ऑफ द वीक। और इस दफा रेशियो ऑफ द वीक है हमारी फ्री कैश फ्लोस। और ये वाला जो मैट्रिक है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्राइटेरिया ऑफ वॉरेन बुफे। तो आपने इस पे जरा कॉन्सेंट्रेट करना है, ये फ्री कैश फ्लो होते क्या है, ठीक है। सो फ्री कैश फ्लो measures the cash a company generates from its operations after accounting for capital expenditure required to maintain और expand its asset base, ठीक है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे वगैरह जो कैपेक्स में करने होते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर जो कंपनी खर्चे कर रही होती है, उसके बाद जो आपके पास कैश बचता है, दैट इज कॉल्ड योर फ्री कैश फ्लो। इट शोज हाउ मच रियल कैश इज लेफ्ट दैट कैन बी यूज्ड टू पे डिविडेंड्स, रिड्यूस डेब्ट, रीइन्वेस्ट इन द बिजनेस और बिल्ड कैश रिजर्व, ठीक है। तो जब आपके पास कंपनी के पास पैसे एक्सेस बढ़ जाते हैं तो उससे वो कुछ भी कर सकती है कि वो डिविडेंड दे दे, फिर उसके अलावा जो अपना कर्जा अगर है वो कर्जा कम कर ले, या री इन्वेस्ट कर ले अपने कारोबार में, या अपने ही बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर दे। हायर फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन, एबिलिटी टू फंड ग्रोथ इंटरनली, ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखें, ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी विद लेस बोरोइंग, बेटर कैपेसिटी टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स एंड एब्जॉर्ब डाउन टर्न्स, ठीक है। सो अगर जो लोअर नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है तो वो इसका मतलब है कि कैश का प्रेशर आपके ऊपर, लिमिटेड रूम फॉर एक्सपेंशन है। अगर आप एक्सपेंशन के पास पैसे नहीं है आपके पास, तो एक्सपेंशन आप कैसे करोगे, ठीक है। और इनएफिशिएंसीज जो है आपकी कैपिटल ऑपरेशन इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि जब आपके पास कैश कम है तो आप बिजनेस के अंदर कैसे खर्चे कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो आपके कैश फ्लो ऑपरेशंस कैश के फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है, उसके अंदर से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे, दैट इज कॉल्ड योर फ्री कैश फ्लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक कंपनी को भी यहाँ पे पिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पावर सीमेंट को देख रहे हैं, तो पावर सीमेंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप यहाँ पे आओ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयरली, यहाँ पे ईयरली कर लें या क्वार्टरली अगर आप देखना चाहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, सो ये आपको फ्री कैश फ्लो यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। और अगर आपको देखने का क्राइटेरिया क्या होता है कि पिछले 3 साल को आप 5 साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। अगर इसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं कैश लगा रही है। और पिछले सालों में के अंदर जो आपके पाकिस्तान के हालात रहे थे, बेस्ड ऑन दैट बहुत ज्यादा कंपनी जो थे वो कैश अपना कहीं ना कहीं किसी कारोबार में, किसी बैंक में पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर डाल के यूज कर रही थी। मेजरली सारी कंपनीज के जो फ्री कैश फ्लोज थे वो नेगेटिव वाली साइड पे थे। जी, कमिंग बैक टू फराज, जो इस दफा हमारी टॉपिक्स हैं उसको भी आप डिस्कस कर लें। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, इस हफ्ते के टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो वेव्स है। ये वेव्स हम पहले भी इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कॉल थी हमारी, यहाँ से चल रही थी 9.98 से 10 रुपये से, और हमारे जो टारगेट्स थे वो तकरीबन 16 रुपये के थे। वो हिट हो गया। उसके बाद अब जो है क्या करना है, अब जब ये आपका हाई ब्रेक होता है यानी कि 16.20, इससे पे दोबारा एंट्री ली जा सकती है क्योंकि अपने नए हाइस की तरफ होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन आपके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो 18.10 के बन सकते हैं विद द SL ऑफ 14.20।
सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी 1-1 का है, 16.20 पे अटेम्प्ट, 16.2530 पे जो भी इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ही वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, जो इसके टारगेट्स हैं वो ₹2 ऊपर के, ₹2 नीचे एसएल के। सो इसमें स्टिल पोटेंशियल है, और यहाँ पे ये अगेन ये टॉप डिफाइन नहीं हुआ इसका। सो जब भी नीचे आए, अगर ये नीचे कहीं मिलता है लेट्स से ₹15 के अराउंड, तो अगेन फिर बाय वहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है। अगर ये ब्रेकआउट हो रहा हो तो फिर भी बाय किया जा सकता है। कंडीशनल बाय स्टॉप इसके ऊपर आप लगा के रखेंगे, कंडीशनल बाइंग है कि ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो एंट्री ली जाएगी। अमार वेव्स ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता रहा है, पिछले साल रिजल्ट्स भी इसके बेहतर थे। अभी आपको लग रहा है कि ऑन गोइंग जो रिजल्ट्स इसके अब आने वाले हैं वो बेहतर हैं, इसलिए दोबारा से परफॉर्म करना शुरू हो गया? अच्छा, ये वेव्स जो है, अगर आप देखें तो ये फ्रिज फ्रीजर वगैरह का कारोबार इनका है। काफी हद तक इसमें बेहतरी आई भी है पिछले सालों के निस्बत। जो रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ या मैं प्रॉफिट देखना चाह रहा हूँ इस कंपनी के, वो उतने एक्सेसिवली ज्यादा अच्छे नहीं हुए, लेकिन इसमें एक दो ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर हुई है। नंबर वाइज अगर आप देखें 2024 से 2000 जो 2025 का पीरियड देखें, तो इसमें काफी हद तक रेवेन्यू इसका 10-15% इंक्रीज हुआ, विच इज अ गुड साइन। लेकिन यहाँ पे अगेन आप ईपीएस के ऊपर अगर आप आएंगे तो 2023 से लेके अब तक जो है तकरीबन ये 4 टाइम्स इसका आप कहने के रेवेन्यू ईपीएस जो है वो काफी हद तक बेहतर हो गया, विच इज अगेन अ गुड साइन फॉर द कंपनी। डेट टू इक्विटी अभी भी इनका तकरीबन 73 के पास है, यानी कि थोड़ा सा बता रहे हैं कि कर्जे की बेस के ऊपर ये अपना कारोबार काफी हद तक चला रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ट्रिगर वाइज बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी आई। पहली चीज आपको ये समझनी है कि वेव्स जो है ये एक होल्डिंग कंपनी है। इसमें 3 कंपनीज इनकी आती हैं। एक वेव्स होम अप्लायंसेज, जिसका वेव्स ऐप के नाम से स्टॉक भी लिस्टेड है। 50% इसकी ओनरशिप वेव्स इसकी रखता है। इसका जो कारोबार है वो आप देख सकते हैं, फ्रीजर बनाते हैं, ये फ्रिज बनाते हैं, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवंस। जो ये आप एड भी देखते रहे कि वेव्स नाम ही काफी है, तो ये वो वाली चीज जो है ये वेव्स ऐप की है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो वेव्स मार्केट प्लेस आती है, ये 100% वेव्स की इसके अंदर सब्सिडी है, ओन सब्सिडी है, और ये इनका काम है कि ये तकरीबन 100 रिटेल स्टोर जो सेल करते हैं आपकी फ्रिज फ्रीजर वगैरह जो है, ये अगेन इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर इसके अलावा जो है आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट लीडर भी है ये फ्रीजर्स के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप देखें जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जैसे कोका कोला हो गया, आपका KNN हो गया, सबरसो हो गया, या फौजी फूड्स हो गया, ये सारे जो है इनको ये फ्रीजर प्रोवाइड करते हैं। और अगर पिछले 5 इयर्स का इनका एवरेज देखा जाए तो ये इनका जो मार्केट शेयर है अराउंड दिस इज 40%, और इसमें से 70 to 80% है ये कॉर्पोरेट को देते हैं। जो लास्ट मेजर चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जिसकी वजह से ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करा है, वो इसकी अदर इनकम है, ठीक है। अदर इनकम में इन्होंने क्या किया कि एक इनका अनरियलाइज गेन आ रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है मुल्तान रोड के ऊपर जो इनकी प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सा इन्होंने वहां पे शो किया। इसमें से थोड़ा सा इसके वन ऑफ जो है इन्होंने वहां पे कुछ चीजें बेची भी है रियल एस्टेट की। फिर उसके अलावा जो है सेकंड चीज जो है अदर इनकम में इनके गेन्स हैं फ्रॉम लोन रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि इनके रिकॉग्नाइज हुए हैं, जिसकी वजह से अगेन अदर इनकम में इनकी बेहतरीन आई है। और जब ये दोनों चीजों अगर आप देखोगे, उससे इनकी अर्निंग्स जो है वो काफी हद तक बेहतर हो रही है। जी, बैक टू फ्रांस। हमारा जो नेक्स्ट पिक है वो है पावर सीमेंट। पावर सीमेंट बहुत बेहतरीन एक कंटिन्यूशन पैटर्न की कंसोलिडेशन में है, और ये काफ़ी टाइम से है, और ये जो इसकी कंसोलिडेशन चलती हुई आ रही है वो 4 सितंबर से टिल डेट है, यानी कि 4 महीने की अच्छी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। अब अगर ये इंपॉर्टेंट जो इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स की रेजिस्टेंस बनी हुई है वो 20.80 अगर ब्रेक करता है तो ये फर्दर रैली करता हुआ आपको फिर नज़र आ सकता है। ये पैटर्न बहुत बेहतरीन है कंसोलिडेशन का, अगर ये ब्रेक करेगा सो फिर बाय करना चाहिए। अगेन कंडीशनल बाय स्टॉप या कंडीशनल बाइंग है, इस पर नज़र रखें। जैसे ही 20.90 या 21 को ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर वहाँ पे अटेम्प्ट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18.30। फिर ये फर्दर आपकी जो है टारगेट्स को जो 23.5, 24, 25 के भी बन सकते हैं, वहाँ तक आएगा। इनिशियल टारगेट्स आप 23.5 के रखिएगा। सो ओवरऑल पावर सीमेंट की जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये तकरीबन आपका ₹5 से परफॉर्म करता हुआ 2024 अक्टूबर से 2 साल में ये अब इस टाइम ₹20 के करीब हो चुका है। और इसकी जो पैटर्न
है ट्रेंड का वो यही है, पहले ये नए हाइज लगाता है, साइडवेज होके कंसोलिडेट करता है थोड़ा 3-4 महीने, फिर दोबारा से एक नया हाई लगाता है। सो यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन इस टाइम पूरी हुई है। इंडिकेशन ये होगी कि फर्दर बढ़ेगा अगर तो इस रेजिस्टेंस को यानी कि 20.80 को ब्रेक कर देता है। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में है और बस इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नज़र रखें, जैसे ये ब्रेक हो तो फिर उस टाइम बाय कर लेना चाहिए। हमारा पावर सीमेंट अच्छा परफॉर्म करते हुए हमने देखा है, इसको पिछले पूरे साल रैली करता रहा, ट्रेंड करता रहा, 4x हो चुका है। स्टिल डू यू थिंक इसमें पोटेंशियल है कि फर्दर ग्रो करे ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे पावर सीमेंट काफी अच्छा भी लग रहा है आजकल में। अगर आप देखें तो काफी तक इसने बेहतरी भी लाई है, इसके सीमेंट की सेल्स वगैरह काफी बेहतर हुई हैं। लास्ट जो है इन्वेस्टोजीनी मॉडल के अंदर भी पावर सीमेंट मेरे पास आया था। सीमेंट्स में जो सबसे ज्यादा इस टाइम स्कोर आ रहा था इन माय लास्ट एडिशन जो मैंने इन्वेस्टोजीनी का आप लोगों को दिखाया था, उसमें पावर सीमेंट सबसे टॉप पे थी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप ग्रोथ वाइज भी देखा जाए, ये सरमाया स्कोर भी चले इस तरह दिखा देते हैं, तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो रेवेन्यू जो है वो काफी हद तक इनका बेहतर हुआ है। आज से 5 साल पहले तकरीबन 14 बिलियन का था, तो अब जो है तकरीबन 32 बिलियन पे जा चुका है। सारे फैक्टर्स बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, ग्रोथ आपकी बहुत जबरदस्त चल रही है। ईपीएस जो थी 2024 में अब नेगेटिव थे, और अब जो है वो आप अगर आप देखें तो वो नेगेटिव से लॉस से अब कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी आपकी टर्न अराउंड स्टोरी है, और जिसकी बेस के ऊपर आप देखें रेवेन्यू वाइज भी इनके काफी अच्छा इंक्रीज कर रहा है। तो इसके अलावा ईपीएस भी इनकी इंक्रीज कर रही है। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी मेजर है यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रही होगी, सो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे खोली है। बैलेंस शीट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, ये शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट जो है ये भी काफी हद तक बेहतर जा रही है। सिनेरियो इनका काफी हद तक अच्छा है। इसके अलावा सीमेंट्स की सेल की बात की जाए तो तकरीबन 28% जो है इन्होंने अपनी सीमेंट्स की जो बोरियां हैं वो ज्यादा पिछले साल की निस्बत ज्यादा सेल की हैं। फाइनेंस कॉस्ट में इनकी तकरीबन 55% की कमी आई है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि आपकी जब, क्योंकि लोन्स ये काफी ज्यादा कंपनी लेती थी, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से इनके लोन्स का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी तकरीबन आधी रह गई, जिसकी वजह से भी अर्निंग्स इनकी काफी हद तक ग्रो की है। इसके अलावा 7.5 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो है ये इन्होंने इसके अंदर ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीज जो है वो रेस कर लिया बैंक से। और उससे भी क्या होगा, इनकी जो अर्निंग्स है उसके अंदर काफी तक बूस्ट आ सकता है। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो तकरीबन 60% जो इनकी जो पावर लेते हैं ये ग्रिड से लेते हैं, 34% इनका विंड पावर से है, फिर वेस्ट हीट से भी है, और इसके अलावा जो है बाकी जो सारा रिमेनिंग है वो सोलर से सोलर से एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 वजूहत है जिसकी वजह से इनकी गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स जो है वो काफी तक इंप्रूव कर सकती है। जी, बैक टू फ्रांस। नेक्स्ट पिक है नेशनल रिफाइनरी की। ये एक फॉलो अप कॉल ही समझ लें इसको, हमने इसकी कॉल दी हुई थी पहले ही कि जब भी ये रेजिस्टेंस या अपने हाइस को ब्रेक करेगा 458 के तो एंट्री ले लीजिएगा। सो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है राइट नाउ। इसका स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस 420 का हो जाएगा। एंड देन वी आर आइंग फॉर दीज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की जो प्रोजेक्शंस थी 570 की। बट स्टिल अगर किसी ने यहाँ पे 455 की या 458 की एंट्री ली है, 420 का एसएल है, तो 30 रुपीज़ की आपका एसएल है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज देखें तो इसका जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो 480 का 490 का होगा, एंड देन सेकंड टारगेट 510 का हो सकता है। सो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज आप चल रहे हैं तो ये अपने जितना आपने रिस्क लिया हुआ है 25-30 रुपीज़ का, उतना ही रिवॉर्ड रख के थोड़े से प्रॉफिट्स को बुक कर लें। लॉन्ग रन में इज़ गोइंग टू बी जो इसके प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं वो 570-575 के हैं। सो मेरे ख्याल में इसको राइट करना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 420 का इस टाइम हो गया है। हमने रिसेंटली अभी 1-2 एपिसोड्स पहले ही इसकी कॉल दी थी कि ये कंडीशनल बाइंग होगी, जब ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे बाय करें। सो कोई स्टोरी इसमें बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है फंडामेंटली? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अगर आप फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाएं, रेवेन्यू वाइज तो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, लेकिन अगर जो लोग हमें बहुत अच्छा फॉलो करते हैं तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि इनके ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन के ऊपर आप लोगों ने बहुत फोकस करना है कि जिनके रिफाइनरी मार्जिन ज्यादा बढ़ते हैं तो वो ये जो स्टॉक्स है रिफाइनरी स्टॉक्स वो काफी हद तक ऊपर जाते हैं, लेकिन ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। कभी 2-3 महीने बहुत ज्यादा तेजी से नीचे चले जाता है, फिर एकदम से बहुत ऊपर जाता है। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि ऑयल की प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी प्राइसेस जो थी वो शॉर्टेज होने की वजह से, खासतौर पर डीजल जो था उसकी शॉर्टेज हुई थी मार्केट में, उसकी वजह से इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई, जिसकी वजह से रिफाइनरी मार्जिन थे
वो काफी हद तक बेहतर हो गए, ठीक है। सो जितने भी आपके रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं, खासतौर पे ATRL को देख लें आप, NRL को देख लें, तो ये दोनों काफी हद तक परफॉर्म भी करें। रेवेन्यू वाइज कोई खास बहुत ज्यादा जंप नहीं आया, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आप कह लोगे 2-3% का यहाँ पे आपको जंप नजर आ रहा है। अभी भी ये कंपनी काफी हद तक शदीद लॉसेस में है और ये लॉसेस से अगेन थोड़ा सा रिकवर भी करना चाह रही है। और रिकवरी की बेस के ऊपर वैसे मुझे फंडामेंटली बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे अटक रिफाइनरी जो है इस सेक्टर के अंदर ज्यादा अच्छा लगती है। लेकिन अगेन रिफाइनरी मार्जिन को, GRM को आप लोगों ने खास तौर पे देखना है। एक जो तीन चीजें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें थोड़े से बेनिफिट नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये अगेन हायर कन्वर्जन कॉस्ट इनको जो पड़ रही थी, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि तकरीबन 75% ये हैवी क्रूड की कंजम्पशन थी इनकी और 25% लाइट पे थी। अब ये कन्वर्ट कर रहे हैं उल्टा, यानी कि अब जो है लाइट वाली साइड के ऊपर ये तकरीबन 75% जा रहे हैं और 25% हैवी वाले में जा रहे हैं। सो इससे थोड़ी सी इनकी जो कॉस्ट आ रही है रेवेन्यू में थोड़ा सा बेहतरी वगैरह इसकी अंदर आ जाएगी। दूसरी चीज, ये HST जो है प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा जाना चाह रहे हैं, जिससे इनकी थोड़ी सी बेहतरी आएगी। और अगेन फर्नेस ऑयल से जो ये एक्सपोर्ट करते हैं उससे थोड़े लॉसेज होते हैं, लेकिन अगेन रिफाइनरीज को ये करना पड़ता है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये जो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये ल्यूब बेस्ड ऑयल प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, जो कि तकरीबन फिस्कल ईयर में 6.5% इन्होंने कर लिया हुआ है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2026 ये थोड़ा सा मजीद इसमें जब इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा कि फर्नेस ऑयल जो यूज करें उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे टुवर्ड्स ल्यूब ऑयल, ठीक है। इससे क्या होगा कि इनके जो एक्सपोर्ट है उसमें जो प्रेशर आ रहा था, यानी कि अर्निंग्स में थोड़ा सा हिट आ रही थी, वो थोड़ा सा निस्बतन कम हो जाएगी और जिसकी वजह से अर्निंग्स इनकी डाउन द लाइन थोड़ी सी बेहतर होती है। लास्ट जो है ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बड़ी है, यानी कि $4 पे था पर बैरल और अब जो है वो तकरीबन $13 पर बैरल आ गया। यही रीजन बनी है जिसकी वजह से जितनी भी रिफाइनरीज हैं उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। और अपने एंड से फराज ने टेक्निकली हमें पहले से बता दिया था कि इसके अंदर न्यूज जो है वो चल रही है और यही न्यूज थी। जी, बैक टू फराज। चलें, ग्रेट अमार। इसके बाद हमारा एक और स्टॉक क्रेसन स्टील का, और यहाँ पे भी हम कंडीशनल बाइंग की तरफ जाएंगे या हम इसकी जो है वो वैल्यू बाइंग की तरफ भी एक टेक्निकल सेटअप देख सकते हैं। सो ये बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। 94 से इस टाइम 141 हो गया। बाय द वे ये हमारी पहले से ही हम इसको हाईलाइट करते रहे थे टाइम टू टाइम कि ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाएगा। और जो हमारे इसके टारगेट्स हैं वो 155 के हैं। ये ABCD की प्रोजेक्शंस थी, हम हाईलाइट पहले ही कर चुके थे। इसको टाइम हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया था। राइट नाउ ये इस बॉक्स को, कंसोलिडेशन बॉक्स को, जो 125 की रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके अच्छे ऊपर तरीके से सस्टेन कर रहा है। सो जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं इसके ऊपर, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी जो तकरीबन 130-132 के करीब आता है तो वहाँ बाय किया जा सकता है। 114 का इसका SL एंड देन आई फॉर द टारगेट ऑफ 155। जी अमार, क्रेसन स्टील फंडामेंटली अब आपको कैसा लग रहा है? लास्ट ईयर थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स बुरे आए थे, जो ये साइडवेज हो गया था। अब राइट नाउ ये दोबारा से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है कि इस टाइम नॉन स्टॉप 99 से जो है वो 137 के करीब जाके ट्रेड कर रहा है। स्टिल डू यू थिंक इसमें पोटेंशियल है? और जो अपकमिंग रिजल्ट है इसका, वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतर आ सकता है इस दफ़ा? अच्छा, जो क्रेसन स्टील है, ये अगर आपको याद होगा 2025 की टॉप पिक मैंने दी थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 6 महीने या 7 महीने के बाद मैंने आपको 3-4 स्टॉक्स है जिसमें मैंने कहा था कि अभी इनके फंडामेंटली थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। सो आप अगर इसमें से एग्जिट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी रिसेंटली जो ये रैली कर रहा है उसकी भी अगेन 1-2 रीजंस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे नंबर वाइज मुझे फंडामेंटली अब ये स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं लग रही, थोड़े से इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं। 2-3 बिजनेस ये लोग करते हैं जिसमें से 1-2 बिजनेस अभी ऑपरेशनल है, बाकी 2 बिजनेस जो है इसके वो ऑपरेशनल नहीं है। सेल्स वाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी सेल काफी हद तक गिरी है 2024 से 2025 में आते आते। लेकिन 2025 से जो अभी लेटेस्ट जो इनका क्वार्टर है, थोड़ी सी यहाँ पे रेवेन्यू में आपको थोड़ी बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो 2024 से आते आते 2025 में ये प्रॉफिट से एकदम से बहुत ही शदीद लॉसेस में आई और लॉसेस से अब जो है ये थोड़ा सा रिकवर कर रही है। और जो लास्ट क्वार्टर आया है उसके अंदर थोड़ी सी जो बेहतरी आई है वो अर्निंग्स की बेस पे इनकी थोड़ी सी बेहतरी नजर आई है। अब वो क्यों आई है थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं। पहली चीज आप लोगों को ये समझना है कि जो इनका एनर्जी डिवीजन है और जो इनका कॉटन डिवीजन है, ये 2 कारोबार है इनके, तो ये बंद है, ये ऑपरेशनल नहीं है, तो इसकी वजह से वहां से इनको अर्निंग्स नहीं आ रही।
लेकिन जो ओवरऑल इनको रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि ये जो ऑपरेशन बंद भी हुए थे, ये टर्मिनेशन हुई थी। रॉश जो पावर प्लांट है वो वहां पे बंद हुआ था, जिसकी वजह से इनको इम्पेयरमेंट के एक जो हेफ्टी इम्पेयरमेंट के लॉसेज जो है वो नजर आए थे, जो तकरीबन 370 मिलियन रुपीस के थे, जिसकी वजह से वन ऑफ जो इम्पेयरमेंट इनको चार्ज लगा था, उसकी वजह से यहाँ पे अगेन जो लास्ट ईयर इनके लॉसेस शो हुए हैं। अब जो है वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है इनका तकरीबन 38 किलोमीटर 40 इंचेस का ये जो लोग बना रहे हैं, ये अभी भी चल रहा है। इनसाइडर बाइंग भी इनकी थोड़ी सी विटनेस हमने किया है कि थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। लेकिन एक चीज जो सबसे अगेन जिस तरह से पहले हमने वेव्स की बात की, वो यहां पे भी नजर आ रही है कि इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन इनकी बहुत ज्यादा राइज की है, जो तकरीबन 378 मिलियन रुपीस की है, एज कंपेयर टू अगर पिछले साल की देखी जाए तो तकरीबन 14 मिलियन की थी। तो ये जो वन ऑफ अगर आप कहें कि ये अदर इनकम आई है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी अर्निंग्स इसकी शूट की है, और वही जो है इसकी शेयर की प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी, बैक टू फैज। हमारा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं। काफ़ी हैपनिंग है से इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। ट्रम्प के ट्वीट्स और ट्रम्प की स्टेटमेंट जो हैं वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी लेकर आ रही हैं। सो टेक्निकली अगर मैं पाउंड यूएसडी की बात करूं और इसका 4 आवर का सेटअप देखूं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टिल पाउंड जो है वो थोड़ा सा हमें बुलिश साइड पे नज़र आ रहा है और जो डॉलर है वो वीक नज़र आ रहा है। सो मेरे लिए बहुत आसान सी एक ट्रेड होगी। स्टिल मैं पाउंड की तरफ लॉन्ग रहूँगा। लास्ट टाइम भी हम इसमें बुलिश ही थे। सो राइट नाउ ये इसकी चल रही है 1.3487 के अराउंड। सो मेरा एसएल जो होगा वो यहाँ से 1.33950 होगा, और उसके बाद जो इसने अभी जनवरी में हाई लगाया था 1.35700, इसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 1.36970 जो पिछले साल का गालिबन हाई था, सो वो होगा। सो यहाँ से लग रहा है स्टिल कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। टेक्निकली फंडामेंटली अमार से पूछते हैं कि इन दोनों करेंसीज में से कौन सी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमार, यूएस डॉलर डू यू थिंक कि स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाउंड, या हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाउंड के नंबर्स अभी थोड़े और बेहतर आ सकते हैं? अच्छा, पाउंड जो है वो काफी हद तक फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग भी हो गया है, और इसमें हम दो तीन चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। पहली चीज जो है, यहाँ पे अगर सीजनल्स की बेस के ऊपर आएंगे तो डॉलर यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा जिगजैग करता है, कभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ कि इसके सीजनल्स की बेस के ऊपर मैं कोई डिसीजन ना लूँ। लेकिन अगर मैं पाउंड के सीजनल्स के ऊपर आता हूँ तो मेजॉरिटी केसेस में जो अगर लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बुलिश भी हुआ था इन पाउंड। लास्ट वीक के अंदर मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पाउंड को कहा था कि थोड़ा सा आप इसको इस साइड पे देख सकते हो कि अगर इसमें बेहतरी आती है, नंबर्स इंप्रूव करते हैं, तो आप इसके अंदर एंट्री भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। मुझे डॉलर भी एक्चुअली वे नंबर वाइज बहुत स्ट्रांग लग रहा है, थोड़ा सा बेहतरी इसमें आई है। अगर मैं फॉरेस्ट कंडीशनिंग स्कोरिंग का अगर आपको दिखाऊं तो ये सारे तकरीबन 400 इंडिकेटर्स में हर वीक के अंदर इसको अपडेट कर रहा होता हूं। तो 17 ग्रीन और 8 रेड इस टाइम पे हो चुके हैं। सो जिसका मतलब ये है कि डॉलर पिछले एक महीने से अगर आप देख रहे हैं थोड़ी सी बेहतरी इसी वजह से आ रही है कि नंबर थोड़े से इंप्रूव इसकी साइड हो रही थी। अच्छा, पाउंड वाली साइड पे भी आ जाते हैं। पाउंड को भी अगर आप यहाँ पे देखें तो सिमिलर कहानी मुझे यहाँ पे भी नजर आ रही है कि इसके 9 ग्रीन और 4 रेड है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्ट्रांग हैं। लेकिन अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो खैर अब देखने में यही आ रहा है कि पाउंड यूएसडी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक जो है आपकी फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग आने वाली है, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो यहाँ पे 95% चांस है कि आपके इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये मॉनिटरी टूल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 95% चांस यही है कि आपके रेट वहीं पे होंगे। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट तो कट होने नहीं वाला। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी मीटिंग में जो फेडरल रिजर्व बैंक बात करेगा, टोन जो बताएगा, वो मार्केट को बता देगा कि आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाली है, डॉलर कितना स्ट्रेंथ करेगा या नहीं करेगा, वो सारी सिनेरियो यहाँ पे लगता है। ठीक है, अच्छा, इन केस ये थोड़ा सा हॉकिश स्टांस दे देते हैं, सो मुझे जो लगता है कि आपका यूएसडी जेपीवाई जो है वो शायद थोड़ा सा आपका बेहतर हो सकता है। और अगर बहुत ही बुरी सिचुएशन कह दी कि हम इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी कट नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आपका जो यूएसडी कैट है शायद वो थोड़ा सा आपका नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे सॉरी चला जाए, डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो जाए, कैनेडियन डॉलर जो है वो थोड़ा सा आपका वीक हो जाए। जी, बैक टू फ्रांस। अमान, नेक्स्ट गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैराबॉलिक मूव में चल रहा है, सब लोग परेशान हैं, जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं इसको बार बार।
ये सोच के कि अपने हाइज डिफाइन कर रहा है, सो मेरे ख्याल में उनके अकाउंट या तो वॉश हो रहे हैं या कहीं ना कहीं वो हैवी ड्रॉ डाउन में ज़रूर होंगे। सो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता। अभी तो पैराबॉलिक मूव चल रही है, सीधी चल रही है, वो रिट्रेस होगा, वापस आएगा, दोबारा से आके अपने लोअर हाइज के लिए डिफाइन करेगा, उस टाइम पे शॉर्ट पोजीशंस बन सकती हैं। बहरहाल अभी 4 आवर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है बेयरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन अगेन इस बेयरिश डाइवर्जेंस को मैं यूँ प्ले कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर नहीं बाय करूँगा। जब भी ये सपोर्ट पर आएगा, मेरे ख्याल में फिफ्थ की जो और ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, ये तकरीबन 4820 4840 के जोन पर है। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से आए नीचे और फिर एक बाउंस करे और दोबारा से जाके लोअर हाई डिफाइन करे। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इधर कहीं आएगा, मिलेगा तो मैं अटेम्प्ट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, और फिर यहाँ से कहीं बाउंस आएगा जो लोअर हाई डिफाइन करेगा। अगर इसको टूटना हुआ फिर दोबारा यहाँ से नीचे टूटेगा। सो मेरी ट्रेड क्या बनेगी कि मैं इस जोन के ऊपर, यानी कि एक इन्फ्लुएंस पॉइंट है 0.382 की फिबोनाची का, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का, इस नंबर्स का, यहाँ से ये 4820 40 का रीजन बनता है, और उसके बाद जो इसका एस एल है वो 4740, यानी $100 नीचे। और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से ये दोबारा 4940 को जाके टेस्ट करे $100 ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड वाइज मेरे हिसाब से 1-1 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। $100 नीचे $100 ऊपर, अगेन $100 नीचे $100 ऊपर का ये मतलब है कि आपने अपनी लेवरेज या पोजीशन साइज़ को बहुत बेहतर तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आप छोटे अकाउंट पर हैं और आप 0.10 की ट्रेड करेंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, ये $100 के एसएल के ऊपर भी। तो आपको बिल्कुल कम लॉट्स के साथ काम करना है, और अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो 0.03 से ऊपर ना आ जाए। इसका ये मतलब है कि आप $15,000 के करीब की बाइंग कर रहे होंगे उसमें, और अगर एसएल हिट होगा तो $300 का होगा, रिवॉर्ड होगा तो $300 का होगा। आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट होके चलना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम जो गोल्ड की मूव्स आ रही हैं, रिट्रेसमेंट की भी वो $100-120 की होती हैं, और जो बाउंस है वो भी इसी तरीके से $100-120 ऊपर की तरफ जाता है। बहरहाल यहाँ पे डाइवर्जेंस है तो फिर और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है 5 मिनट्स 15 मिनट्स, वो फिर अपनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे इस टाइम देख के काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो बहुत एहतियात से काम करें। अगर नहीं समझ आता तो सिंपल, जिन लोगों ने फिजिकल गोल्ड ख़रीदा हुआ है, ले के रखा हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो ज़रूर उसको होल्ड रखें, ठीक है। अभी तक इसका टॉप डिफाइन यहाँ पे नहीं हुआ। जी हमार गोल्ड के सीजनल्स या सीओटी की कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल ऐसे गोल्ड का अभी भी लास्ट जो सीओटी हमने देखी थी वो अभी भी इसके अंदर काफी हद तक इसमें लोग बुलिश हैं। बल्कि मैं काम भी करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको अपने एंड पे ट्रैक कर रहे होते हैं। दिस इज अगेन मैं इसके ऊपर एक सेशन भी इंशाल्लाह करूंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट को यूज करते हुए देख सकते हैं कि आपके जो गोल्ड है या मेटल्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करें। इस टाइम पे जितने भी आपकी एसेट क्लासेस हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड के अंदर जो पोजीशंस हैं वो आपके जो स्मार्ट बनी है उसने पोजीशन ली हुई 87% लॉन्ग है, विच इज अ वेरी बिग थिंग कि इतनी बड़ी जो पोजीशंस है आपकी बहुत रेयर होती हैं कि इतना आप लॉन्ग चले जाओ या इतना ज्यादा आपने इसको होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से गोल्ड के अंदर अगर आप ग्राफ वाइज देखें तो अच्छा खासा ये इंक्रीज कर रहा है, नॉन कमर्शियल्स में इंक्रीज कर रहे हैं। और टेबल में भी यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन भी देख लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली भी जो लास्ट वीक गुजरा उसमें कितनी जबरदस्त किस्म की लॉन्ग पोजीशन इन्होंने इंक्रीज की है, और पिछले कुछ अरसे से देखते आए तकरीबन 250 से ये बढ़ता बढ़ता तकरीबन 296 पे आ गया, विच अगेन शोज कि अभी भी जो काफी हद तक पोजीशंस हैं वो नजर आ रही है कि बेहतरी है या ये इसमें पोजीशन अभी भी रखना चाह रहे हैं। जी बैक टू फराज। हमारा नेक्स्ट थिंग इस ग्लोबल मार्केट्स में इंडाइसेस में NAS 100 के ऊपर बात करते हैं, नैस्डैक के ऊपर। सो ये काफ़ी टाइम से हमने एक जोन या रेजिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है जो 25,800 और 815 के करीब की है, ये ब्रेक नहीं हो रही। सो मैं हमेशा से ट्रेड आइडिया यही देता हुआ आ रहा हूँ कि जब ये ब्रेक हो तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को जाके टेस्ट करेगा। सो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बहरहाल जो हमने बाय जोन बताया हुआ था, बार बार उसको आके टेस्ट करता है और फिर बाउंस कर जाता है। सो अगेन ये जो इसने 1000 पॉइंट्स की रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिफाइन की हुई है, रेंज डिफाइन की हुई है 25,800 और नीचे 25,000, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही प्ले करते हैं। जब भी नीचे आए इसी जोन के अंदर 2500 25,100 और 200 पे बाय करें, फिर अब एसएल आपका 24,850 का हो जाएगा। और
इसी तरीके से अगर ये रेजिस्टेंस इन केस ब्रेक होती है तो फिर आप नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो 26,280 के आए कर सकते हैं। जब भी सपोर्ट पे आए यहाँ पे अटेम्प्ट करें और फिर आए करें कि ये जो रेजिस्टेंस है 25,800 की, एटलीस्ट उसको जाके ज़रूर टेस्ट करेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज ट्रेड बहुत बेहतरीन बन सकती है। इस बाय जोन पे अटेम्प्ट करेंगे तो 24,850 यानी कि आपका 350 पॉइंट्स का एसएल होगा, एंड देन जो आप आय कर रहे होंगे रिवॉर्ड वो 600 पॉइंट्स ऊपर के आय कर रहे होंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज ये ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है। हमारा क्या रीज़न है कि ये नैस्डैक जो है वो इतनी बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो जो इसकी स्टेटमेंट्स आती हैं ट्रम्प की तरफ से कुछ भी, सो मार्केट एकदम से नीचे ड्रॉप होती है, और फिर जब वो कहता है, जब उसका मूड ठीक होता है तो ये मार्केट आराम से एक ही घंटे के अंदर दोबारा से वो पॉइंट्स को जाके रिकवर कर देती है। ये कब तक चलेगा? ये नंबर्स के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? ये स्टेटमेंट्स पे क्यों ज़्यादा मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रही है? अच्छा, मैं अगर यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा तो देखिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट में बहुत से सिनेरियोज हैं। अगर आप देखें, मैंने शुरू में आपको जो स्टॉक्स का अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, आप देखो कहाँ पे मार्केट 1-2% पे परफॉर्म कर रही है। मेरे अगर स्टॉक्स कर रहे हैं तकरीबन 10% ओवरऑल पोर्टफोलियो कर रहा है। नैस्डैक के अंदर से ही जो स्टॉक्स, सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, वो तकरीबन 20% कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आ रहा है ना, कि मेरे अगर स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं या मार्केट नहीं कर रही, तो कुछ बैक एंड पे सिनेरियो चल रहा है। और वो बैक एंड पे सिनेरियो ये है कि जो बड़ी बड़ी आपकी 3-4 कंपनीज हैं, जैसे कि एनवीडिया हो गया, ये मेगा 7 जो आपके टॉप 7 कंपनीज हैं, इनकी वेटेज ज्यादा है। अब इनमें से जो 2-3 कंपनीज के ऊपर जो बहुत ज्यादा लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन बनाया हुआ था, वो अब थोड़ा सा फ्लैट हुआ हुआ है। यानी कि एनवीडिया के थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो उसका ज्यादा इंपैक्ट वेटेज जो है नैस्डैक के ऊपर आता है। मेटा का देख लें, फेसबुक का देख लें, तो वहां पे भी थोड़ा सा हिट उनका आ रहा है। जो उन्होंने मेटावर्स के ऊपर तकरीबन $73 बिलियन लगाए हुए थे, वो अब ज्यादा इतना उससे बेहतरी नहीं आई। तो उसकी वजह से 3-4 स्टॉक्स अगर नहीं परफॉर्म करे ना, तो वो आपके इंडेक्स के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस शो नहीं हो रही। लेकिन अल्टीमेटली अगेन ट्रम्प की ट्वीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीक जो अभी हमारी पॉलिसी आएगी, अगर वो थोड़े से भी वो टोन हल्की रखते हैं, डोविश रखते हैं, तो मार्केट के अंदर आपको एक्सपेक्ट नजर आएगा कि इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। जी, बैक टू यू। मेरे ख्याल में सलमान को इनवाइट करते हैं और क्रिप्टो की सूरत हाल देखते हैं क्या चल रहा है। बीटीसी तो बहुत नीचे आया है, दोबारा से करेक्शंस ले रहा है। जी सलमान, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, हमार भाई। मैं ठीक बिल्कुल। जी, ओवरऑल मार्केट की अगर हम सिचुएशन थोड़ी-सी देखते हैं, तो वो हमें बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट्स नीचे नज़र आ रही हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे भी आ रहा है, उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। बट उस पे जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मैं ये बताऊँगा कि कम्युनिटी की पावर क्या होती है, कि जब हम एक लर्निंग फेज़ से गुज़रते हैं और फिर हम एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, तो उसमें फिर इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, जिस तरह के अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये हमारे डिस्कॉर्ड पे ओवरऑल हमारी जो कम्युनिटी काम कर रही है क्रिप्टो के अंदर या बाकी मार्केट्स के अंदर भी, जो यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज में अगर आप सिर्फ स्क्रॉल डाउन करते जाएं, और ये पिछले 2 वीक में जब आपको मार्केट, आपके पोर्टफोलियोज अगर स्पॉट के अंदर नीचे जाना शुरू हो गए थे, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म जो जो सेक्टर्स मूव करते हैं, ये सब आपको स्क्रीनशॉट्स उन सेक्टर्स के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये कोई भी चीज़ फेक नहीं हो सकती। ये जो आप यहाँ पे QR कोड्स हैं, उनको भी मेंशन, उनको भी देख सकते हैं, उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगेन लर्निंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर मार्केट या ओवरऑल पोर्टफोलियो आपके डाउन है, तो आप ऑफसेट कैसे करते हैं कि आप उन सेक्टर्स को ढूँढते हैं जहाँ की परफॉर्मेंस थोड़ी-सी अच्छी चल रही होती है। तो ये यहाँ का हमारा एक पूरा एक प्रूफ है, जो कि हमारी एक्टिविटीज़ कम्युनिटी के अंदर चल रही होती हैं, और यही कम्युनिटी का एक फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि चलें पैसे दे के वो चीज़ें सारी हो रही होती हैं। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि फ्री में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फराज भाई ने स्टार्ट के अंदर भी अपना ओपनिंग की थी। जब से मैंने जॉइन किया है, तब से मेरा एक फ़ोकस रहा है कि मैं आपको अनलॉक्स के बारे में बताऊँ। मेरी पहली स्लाइड हमेशा ही अनलॉक्स के बारे में होती है, और ये फ्री की नॉलेज होती है आपके लिए। और मैं ये भी कह रहा होता हूँ कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पे ज़्यादा अनलॉक्स आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रही है, उन कॉइन्स पे जाकर आप अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड अप कर सकते हैं। किसी ने अगर शॉर्ट करना हो तो वो कर सकता है, किसी ने कि बाइंग की अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी हो तो वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट जो हमारा बुल्स एंड बेयर का शो था, उसमें ओंडो फाइनेंस के बारे में मैंने बताया था कि 783 मिलियन डॉलर्स के, नियरली $800 मिलियन के, और ये 1 बिलियन तक अमाउंट इसकी चली गई थी, कि इसके अनलॉक्स आने वाले हैं। और ये पूरी 2 स्लाइड्स पिछली बीबी शो से मैंने निकाली हैं। और उसका रिजल्ट अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास उसका इम्पैक्ट क्या आया चार्ट के अंदर। एग्जैक्टली सेम टाइम पे, सेम डे के सैटरडे 4 AM इन द मॉर्निंग, जब ये पूरा अनलॉक्स का टाइम आया, तो आप देख सकते हैं तो इसके अंदर
20 नियरली 19.26 नियरली 20% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। और जैसे ही ड्रॉप देखने को मिला, हमारी कम्युनिटी वालों को पता था कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ आपके साथ भी शेयर की गई थी। और वहाँ से लेकर अब तक 11% का इंक्रीज़ हो गया। अगर आप सिंपल स्पॉट में बाय करते हैं और पिछले कुछ दिनों में आपने बाय किया तो आप 11% अप हो जाते हैं। तो इसलिए ये फ्री की वैल्यू है जो हम देते हैं। सिमिलरली आज का जो वीकली आउटलुक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके अंदर अगर आप देखें तो 28th ऑफ जनवरी जो कि वेडनेसडे बन रहा है और मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको बता देता हूँ, तो ये 4 एएम इन द मॉर्निंग बनता है, जब आपके $9.9 मिलियन के ऑप्टिमिज्म जो ओपी कॉइन है आपका, उसके अनलॉक्स आएँगे। तो आप ये डेट और टाइम को मार्क कर लें। जब ये टाइम आएगा, तो आप लोग अपने चार्ट्स पे अपनी पोज़ीशंस को वहाँ पे बिल्ड अप कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे पोज़ीशंस नीचे जाती हुई नज़र आएँ, तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ज़्यादा जो मेजर चंक हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास सुई फाउंडेशन का आ रहा है, जो सुई कॉइन है। उसके अंदर हमारे पास $82 मिलियन वर्थ के अनलॉक्स जो हैं, वो आने वाले हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। तो अगेन आप लोग इस टाइम पर जाकर वहाँ पे अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड अप कर सकते हैं और ये हमारे पास अनलॉक्स की डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये सैटरडे 31st ऑफ जैन को ये वाले अनलॉक्स आने वाले हैं। तो ये फ्री की वैल्यू है, आप स्क्रीनशॉट लेके बाकी भी जैसे सेलेस्टिया है आपको दिख रहा है, जुपिटर ट्यूज़डे 27 ऑफ जनवरी को उसके अंदर भी $10 मिलियन के आ रहे हैं। तो अगेन ट्यूज़डे 27 जनवरी को आप लोग जाके जुपिटर का चार्ट देखिएगा, वहाँ पे अगर उसके अंदर फॉल देखने को मिलता है तो ईज़िली आप उसके अंदर बाय की पोज़ीशन फ्यूचर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप स्पॉट अगर करेंगे तो आपको 3-4-5% ईज़िली उस दिन पर गेन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये फ्री की वैल्यू है, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो हम प्रोडक्ट लेके आते होते हैं कोई ना कोई, जैसे ईटीएफ होते हैं, तो क्रिप्टो में हमारे पास ईटीएफ के अलावा डीटीएफ भी होते हैं, जिसको डिसेंट्रलाइज़्ड टोकन फ़ोलियो कहा जाता है। लास्ट जो बीबी था उसके अंदर सीएमसी 20 जो कि 20 कॉइन्स का इंडेक्स था, वो आपको बताया था। आज ये जो है इसके अंदर जो टिकर सिंबल है इसका नाम है एल कैप। तो इसके अंदर भी जो हमारे पास जो इसका जो रेशो है, जो इसके अंदर वेटेज है, वो बिटकॉइन की 43% है, इथेरियम की 23%, इसके अलावा एक्सआरपी और जो टॉप के हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, मार्केट कैप के लिहाज से उनका एक्सपोज़र इसके अंदर है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं एल कैप और इसकी थोड़ी-सी हिस्टोरिकल अगर डाटा को, इसका मार्केट कैप करंटली $5 मिलियन का है, जो कि बहुत कम है। और जो इसकी टोटल सप्लाई है वो नियरली 6 लाख कॉइन्स की है, जो कि वो भी बहुत छोटी है एक तरह से अगर हम देखते हैं। तो मिंटिंग फ़ी आपको 0.3% लगेगी, जिस तरह से ईटीएफ्स होते हैं उनकी एक फ़ी होती है, मेंटेनेंस फ़ी जिसे हम कह लेते हैं, सर्विस चार्जेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मिंटिंग फ़ी होती है जो कि 0.3% लगेगी। हिस्टोरिकल वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ऑल टाइम हाई इसका था $13 का, जो कि अक्टूबर में था, और इसका लो जो लगा वो 7.8 का। तो करंटली ये तकरीबन आई थिंक 12, 13 सॉरी 8 और 9 के पास घूम रहा है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये आपको क्रैकन के ऊपर मिल जाएगा, MEXC के ऊपर मिल जाएगा। तो अगेन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि किसी एक कॉइन में नहीं जाना चाह रहा, या वो अपने जो पोर्टफोलियो उसको मैनेज करना चाह रहा है डिफरेंट कॉइन्स के अंदर जाके, लेकिन वो सिक्योर रखना चाह रहा है पोर्टफोलियो को, तो उनके लिए ये एल कैप जो है कॉइन, जो कि इंडेक्स है, वो हेल्प आउट कर सकता है। नेक्स्ट मूव हम करते हैं कि इस वीक के नैरेटिव ट्रैकर के अगेन हम जो सिखाया जाता है, लर्निंग बताया जाता है हमारे कोर्सेज़ के अंदर, कि अगेन मार्केट अगर ओवरऑल नीचे जा रही है लेकिन पैसा ऊपर से नीचे कहीं न कहीं घूम रहा होता है, बाहर नहीं निकल जाता। वो कहाँ घूम रहा होता है, वो एक अगेन देखना होता है कि किस तरफ को फ्लोज़ उसके जा रहे हैं ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू। तो ऑन चेन एनालिसिस में जो हमारे नैरेटिव ट्रैकर्स आते हैं, करंटली जो ब्रिजिंग का सेक्टर है वो हमारे पास टॉप परफॉर्मेंस में जा रहा है 25%। और अगेन प्रीवियस बीबीज़ शो आप जितने भी जाके देखेंगे, जो भी हमारी कॉल चलती रही हैं, फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल पिक्स, वो ऑन चेन एनालिसिस और फिर टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों का मर्जर करके बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत ज़्यादा अच्छा विन रेट भी हमारे पास रहा है। सेकंडली गेमिंग का सेक्टर है जो कि नियरली 20% का इंक्रीज़ उसके अंदर आया, और फाइनेंस और एक्सचेंज भी इसी तरह से हमारे पास बढ़ रहे हैं। फर्दर हम इसके अंदर से देखते हैं तो लेयर ज़ीरो जो हमारे पास है, जो ब्रीजिंग सेक्टर से मैंने उठाया है, इसकी बढ़ने की क्या वजह है, ये परफ़ॉर्मेंस इसकी बेहतर क्यों आ रही है? क्योंकि लास्ट 30 डेज़ में इन्होंने $6 बिलियन का वॉल्यूम क्रिएट किया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये अगेन ब्रिज वो होता है जब एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे डाटा की मूवमेंट होती है, कॉइन्स की मूवमेंट होती है, तो वहाँ से वॉल्यूम जनरेशन होती है। इसके साथ-साथ स्टारगेट, एसडीजी, फाइनेंस, उसको हम देखते हैं तो उनकी जो करंटली जो अर्निंग्स चल रही हैं वो $123,000 की चल रही हैं, जो कि वो भी अच्छी हैं फाइनेंस के अगर एंड से देखते हैं। अगेन मार्केट्स अगर डाउन है तो कहीं न कहीं खरीदो-फरोख्त चल रही है और हमें यही ढूँढना होता है कि वो पैसा कहाँ पे हो रहा है। लास्टली हमारे पास जो इकोसिस्टम का ब्रेकडाउन और जो ट्रेड आइडियाज़ हैं, उसके अंदर हमारे पास ये जो आपको स्क्रीन पे कुछ कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, इनको जाकर आप देख सकते हैं। करंटली हम आपको
आपको 2 पिक्स देंगे, उसके लिए हम फ्रांस भाई की हेल्प लेते हैं। बाकी जो कॉइन्स होंगे आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो अपने तहीं उसको उन सेक्टर्स को देख सकते हैं। जी फ़राज़ भाई हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, एक ज़ेडआरओ है और एक माना है। तो इनमें प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें कि हमारे पास कोई पोटेंशियल सेटअप्स अगर बन रहे हों। जी सलमान, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, बिल्कुल हो रही है। ज़ेडआरओ बिल्कुल बहुत बेहतरीन आपने शॉर्टलिस्ट किया है इसको। ये बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। रिट्रेसमेंट के ऊपर इसमें बाय करना चाहिए। अगेन सिंगल टॉप नहीं होता। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब भी ये रिट्रेस करे, फॉर एग्जांपल 0.382 की फिफ्थ के ऊपर, ये आपका जोन यहाँ पे डिफाइन होता है जो तकरीबन 2.2 के अराउंड आता है। अगर यहाँ मिल रहा है आपको 2.2 के अराउंड बाय करें। एसएल जो है इसका 2.075 होगा। जो इसकी फर्स्ट टारगेट है वो 2.405 के हो सकते हैं, या एटलीस्ट ये दोबारा से इस हाई को जाके 2.37 को जाके टेस्ट करे। सो एक अच्छे ट्रेंड में चलता आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हो और फिर दोबारा से ये नेक्स्ट लेग ऊपर की बनाए। ये माना तो बहुत ही अच्छे सेटअप पे है इस टाइम, जिस टाइम हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, टेस्ट कर रहा है बार बार। और ये जो सपोर्ट इसकी डिफाइन हुई हुई है, पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी 17 जैन सैटरडे को। यहीं से ये ड्रॉप होके दोबारा अब आके बढ़ना शुरू हुआ और अब इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है राइट नाउ। सो यहाँ पे अगर अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आपका एसएल जो है वो 0.1587 का हो जाएगा, जो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। यहाँ से ये बाउंस करता है थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद, जो नेक्स्ट लेग आती है वो एटलीस्ट 0.18 की होगी, या आप इस हाई को फिर जाके टेस्ट कर सकते हैं। सो दोनों अच्छे सेटअप्स हैं टेक्निकली। दोनों अच्छे ट्रेंड पे चल रहे हैं, माना और ज़ेडआरओ। और जो स्टॉप लॉस बताया है काइंडली उसको ज़रूर फॉलो किया करें। और लेवरेज अगर आप कर रहे हैं तो आपको आप पता हो कि आप कितना रिस्क क्या ले रहे हैं अपनी लेवरेज ट्रेड के ऊपर। बाय द वे स्पॉट पे ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम इथेरियम को डिस्कस कर लेते हैं। इथेरियम के ऊपर 1 आवर पे इस टाइम बुलिश डाइवर्जेंस आ गई है, और इसके लिए अब कंडीशन ये होगी कि ये ट्रेड करना शुरू करें यहाँ से $3072 से ऊपर। जैसे ही 3072 से ऊपर जाता है तो फिर हम इसके टारगेट 3170 और 3260 के आए कर सकते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस अच्छी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। हो सकता है दोबारा से एक दफ़ा इस सपोर्ट को आके 2870 को टेस्ट करे, जो डबल बॉटम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। एंड देन फिर अब इस ब्रेकआउट का वेट करें। तो इस ब्रेकआउट के वेट के बाद फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन टारगेट्स को जाके हिट करे। बीटीसी के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, और बीटीसी पे भी सेम पैटर्न बना हुआ है विद बुलिश डाइवर्जेंस। सो इसके ऊपर इसको ट्रेड होना चाहिए 90,650। ये 1 आवर की ट्रेड बता रहा हूँ। अगर ये इससे ऊपर होता है 93,300 इसका फर्स्ट टारगेट, और फिर सेकंड टारगेट 95,500 के हो जाएंगे। जैसे ये बाय स्टॉप ट्रिगर हो, फिर आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 88,400 का बन सकता है। यहाँ पे एक अच्छे बेयरिश ट्रेंड के बाद इसने बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई है। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। बस द थिंग इज इसको अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इन केस अगर ये नहीं होता तो फिर अगर ये यहाँ कहीं मिलता है 87,500 के करीब, सो वैल्यू बाइंग फिर करनी चाहिए। हो सकता है कि ये स्लाइडली इस सपोर्ट को जाके टेस्ट करे, या थोड़ा सा इससे नीचे कहीं दोबारा से आ सकता है। तो उसमें मेरे ख्याल में परेशान नहीं होना चाहिए। लॉन्ग रन में ये इसकी डेली के ऊपर फिफ्थ वेव होगी, जो हम काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुए आ रहे थे कि एक फिफ्थ वेव आपकी बनेगी और उसके बाद ये दोबारा बढ़ना शुरू हो सकता है। सो उसके लिए बस इंतज़ार करें, और बेहतर यही होगा कि अगर ये ब्रेकआउट दे दे 90,700 का, फिर जाके इसकी ट्रेड को को ओपन करें। चलें जी, हमारा रैप अप करते हैं इसको। मेरे ख्याल में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखा, हमने ग्लोबल मार्केट्स को देखा, हमने फॉरेक्स की ट्रेड देखी, हमने गोल्ड देखा, हमने क्रिप्टो के इतने अच्छे सेटअप्स को डिस्कस किया। और ये सारा का सारा शो और ये जितने भी ट्रेड प्लान्स हैं, ये सारे फ्री में आ रहे होते हैं आप लोगों के पास। आप इससे सीखें, समझें और फिर जाके इसको एग्जीक्यूट करें। हम चाहें इसकी सिग्नल प्रोवाइडिंग सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। जो लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो भी काम शुरू कर सकते हैं। जो 7,000 8,000 10,000 के सिग्नल्स बेच रहे होते हैं, अगर हम वो करें, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो सिग्नल्स पीछे से जनरेट हो रहे हैं, जो सेटअप्स आप लोगों को आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे टेक्निकली और फंडामेंटली, ये कोई भी नहीं कर रहा होता। सो आप लोग इससे सीख के काम करें। अगर सीख के काम करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर तरीके से संभाल भी सकते हैं, और आगे जो जनरेशन आपकी आने वाली है, अब उनको भी पास ऑन कर सकते हैं कि ये होती क्या है स्टॉक मार्केट, और अवेयरनेस उसकी देनी है आप लोगों ने कि इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है। सो मेरे ख़्याल में कमेंट तो आप अब इंशाल्लाह अच्छे ही करेंगे। उसके अलावा अगर हमें ज़्यादा खुशी होगी कि जब आप ज़र की सब्सक्रिप्शन की तरफ मॉडल की तरफ जाएंगे, उसमें आपको डेटा इस तरह का दिया जा रहा है जो मार्केट में कहीं भी नहीं है, और अगेन उससे आप और फर्दर अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी अमार, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया।
अब बताइएगा, आप ख़त्म करें सेशन को। जी। बिल्कुल परफेक्टली ऑलरेडी आपने सारा कुछ कवर कर लिया। अगेन फॉर ऑल दोस पीपल अगर जिन्होंने जो यूएई मार्केट के ऊपर में, मिडिल ईस्ट की मार्केट है एक्चुअली में, खाली सऊदी अरब की भी, अगेन आपकी अबू धाबी एंड दुबई की मार्केट को मैं कवर करूंगा। अगर आप लोगों ने इस वेबिनार का पार्ट बनना है तो एक छोटी सी जो फीस आप लोगों के हम चार्ज करें, ताकि सीरियस लोग जो है, जो इसको थोड़ा वैल्यू करना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर फॉर दैट वेबिनार। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से, सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।